ओके। हाँ, तो बेसिकली अब अपने को स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट पढ़ने से पहले वी नीड टू नो स्मॉल थिंग्स अबाउट जो क्वांटम मॉडल है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वाला पार्ट है। एटॉमिक के बाकी पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। 3-4 लेक्चर्स कम से कम लगेंगे, इसका क्वेश्चन बैंक वगैरह फिर अब पूरा ढंग से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट ये पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट कंटिन्यू हो जाएगा। एटॉमिक का जो रिमेनिंग पार्ट है फिर वो मैं पैरेलल में वापस से स्टार्ट करवाऊंगा व्हेन वी स्टार्ट पीरियोडिक टेबल। लेट्स फोकस ऑन क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, बेसिकली क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबसे पहले तो क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल क्या होता है? श्रोडिंगर और ऑरिजिनल वेव इक्वेशन के बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, एक बार ये ब्रीफ इसका कंप्लीट हो जाए we'll enter into periodic table, then we'll again discuss in detail in advance about all these things. देखिए, क्वांटम मॉडल के अंदर मैं दो पार्ट्स में इसको बाइफरकेट कर रहा हूँ। एक बेसिकली ये एक्चुअली क्या है, इसको हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल। व्हेन आई एम सेइंग कि इसको हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। इसको मैं दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। एक तो इसका जो रेगुलर डिटेल्स आई वुड से, ध्यान से सुनिए, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आप लोगों को। रेगुलर डिटेल्स, और एक होता है फिर वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वो एक लंबी चौड़ी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला पार्ट मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। लेट मी कंप्लीट होल ऑफ दिस पार्ट एंड देन एट सम लेटर स्टेज आई विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि अभी मेरा मेजर कंसर्न है कि क्वांटम नंबर्स पढ़ा के आपको कॉन्फ़िगरेशन कराया जाए, जिससे आप लोग पीरियोडिक वाले पार्ट में एंटर कर सकें। तो आई विल बी स्टार्ट डिस्कसिंग रेगुलर डिटेल्स नाउ, राइट? ओके नाउ तो let me start telling you about the regular details. First I'll discuss quantum model, then I'll move into electronic configuration. ध्यान से देखिएगा, क्वांटम मॉडल या फिर आप इसी को कह दीजिए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्वांटम मॉडल को डिफाइन करते हैं। देखो, पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा एक देयर इज़ अ वेरी रिनोन्ड थिंग नोन एज बॉक्स रिप्रेजेंटेशन। ये आपको काफ़ी कम किताबों के अंदर मिलेगा, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक बॉक्स रिप्रेजेंटेशन लेकर के पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है, थोड़ा धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी। देखो, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, बेसिकली ये कहता है कि यार तीन चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस तो खैर है ही, न्यूक्लियस के अराउंड एक तो क्वांटम मॉडल सेज कि भाई वो जो सर्कुलर ऑर्बिट वाला फंडा है ना, ये उसको डिनाई करता है। अभी तक आप लोग सोचते हैं कि भाई ऑर्बिट होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट होंगे, जो थोड़ा बहुत शायद हमने बोर मॉडल में पढ़ा भी होगा। इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। क्वांटम मॉडल तो सबसे पहले तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। दिस इज द फर्स्ट important statement of quantum model and that's why it is known as wave mechanical model. देखो, बेसिकली क्या होता है कि अभी वो डी ब्रोगली वगैरह में आप लोगों ने ड्यूअल नेचर देखा होगा, थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया शायद आप लोगों को होगा उस चीज़ का, या फिर अभी आगे देखोगे। होता क्या है कि हर एक चीज़ की ड्यूअल नेचर ही होती है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि बेसिकली देखो इन दो नेचर्स को एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। दैट विल ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ ईजियर सेंस टू मी। आप इस तरीके से देखो, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, दो नेचर्स होती हैं। एक नेचर होती है पार्टिकल नेचर और एक नेचर होती है वेव नेचर। आप बहुत ध्यान से देखते जाइएगा सभी लोग, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। Whenever we are discussing about particle nature, आप अगर ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल नेचर क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है समथिंग which can be broken into parts, जिसको हम पार्ट्स के अंदर
ब्रेक कर सकते हैं उसको पार्टिकल नेचर कहते हैं। और मेरे ख्याल में वेव नेचर होता है समथिंग विच इज कंटिन्यूअस। दिस इज समथिंग नोन एज वेव नेचर, राइट? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो समथिंग विच इज कंटिन्यूअस दैट इज नोन एज वेव नेचर। तो ये इसके अंदर बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। समथिंग विच कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स इज नोन एज पार्टिकल नेचर एंड समथिंग विच इज कंटिन्यूअस इज नोन एज वेव नेचर। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा इसको और नीचे ले रहा हूँ मैं, तो पार्टिकल के लिए जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होता है? मास। और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वेवलेंथ। ध्यान से देखते रहिएगा, ये एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मॉडल इसके बाद में पढ़ेंगे हम। ये बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। पार्टिकल नेचर का मतलब हुआ मास और इसका मतलब हुआ वेवलेंथ। द रीज़न इज, आप ध्यान से सोचिए कि अगर वेवलेंथ को आप इधर लिख दें तो कुछ नहीं हो सकता और मास को इधर लिख दें तो भी कुछ नहीं हो सकता। वेव का मास नहीं होता, पार्टिकल की वेवलेंथ नहीं होती है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि एक पार्टिकल है 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का या 5 ग्राम की वेव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? और मास को ही तो कर सकते हैं ना बेसिकली, वेवलेंथ को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे। दैट इज समथिंग विच इज कंटिन्यूअस। दीज आर द बेसिक नोशंस। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक वेव क्या है? वेव इज समथिंग विच इज अ वाइब्रेशन। वेव एक वाइब्रेशन है। वेव इज समथिंग which can only be felt but can't be seen। वेव को आप रियलाइज कर सकते हो, वेव को देख नहीं सकते हो। बेसिकली उसके ग्राफ को देख सकते हो, एग्जैक्टली वेव को देखना संभव नहीं है। लाइक लाइट है, लाइट इज़ अ वेव, तो वेव की फॉर्म में आपको दिखाई नहीं दे रही है बेसिकली, राइट? ऑप्टिकल फेनोमेनन्स होते हैं ना, वो एक अलग चीज़ है। डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, बट डुअल नेचर में भी इट स्टिल सेज ना कि हाँ ऑप्टिकल फेनोमेनन में तो लाइट इज स्टिल अ वेव, राइट? तो लेकिन वो वेव की तरह दिखाई थोड़ी देती है हमें। इट कैन जस्ट बी रियलाइज्ड कि वो ऑप्टिकल फेनोमेनन है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेव। तो वेव इज़ अ वाइब्रेशन, राइट? कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट करती है, कि स्प्रिंग है उसको बिल्कुल कंप्रेस करके अचानक आप छोड़ दो, तो वो जो वाइब्रेशन जनरेट करेगी उसको हम वेव नेचर कहेंगे बेसिकली, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। होता क्या है कि व्हेन वी वेंट अहेड विद, एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट रिकलेक्ट। लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। इसको देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया। ये यहाँ से आया। आप एक फोटोन कंसीडर कीजिए। एक फोटोन के लिए E बराबर hc/लैम्डा भी होता है और E बराबर mc²। तो आइंस्टीन लॉ है, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ही। इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो इससे ये रिलेशनशिप आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। नाउ व्हेन यू गेट लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, तो बेसिकली इसी चीज़ को आगे, ये तो फोटोन के लिए था, इसी चीज़ को आगे आकर के डी ब्रोगली में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। डी ब्रोगली ने इसी इक्वेशन को जनरलाइज किया था कि भैया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv कर लो आप। तो ऊपर वाला जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग था कि ये जो फोटोन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर एक फोटोन है, c वेलोसिटी है, इक्विवेलेंट मास इज m एंड वेवलेंथ इज लैम्डा। उसके लिए हमने लिखा हुआ था लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। तो उसने कहा कि यार यहाँ पे जनरलाइज दिस, आप एक मास m की बॉडी ले लीजिए, वेलोसिटी v ले लीजिए और उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा। अब आप इस बात को समझिए कि फ्रॉम हेयर दैट्स व्हाई डी ब्रोगली इज सेइंग कि एवरीथिंग हैज डुअल नेचर। अब 2 मिनट आप रुकिए,
तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा इस चीज़ को। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, देन ओनली यू विल गेट अंडरस्टैंड। एवरीथिंग इज डुअल नेचर। अब देखो एवरीथिंग इज डुअल नेचर का उसने फंडा बड़ा सिंपली बताया। उसने कहा कि आप इसको देखो कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। वेट, लेट मी चेंज द स्लाइड। डी ब्रॉगली ने सिंपल ये बताया कि भाई आप इसको देखिए, ये जो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी लिखा हुआ है, इसके अंदर आपने जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन की थी, लैम्डा बिलोंग्स टू वेव नेचर एंड एम बिलोंग्स टू पार्टिकल नेचर। राइट, तो अब बहुत सिंपल सा फंडा है कि लैम्डा बिलोंग्स टू वेव नेचर एंड एम बिलोंग्स टू पार्टिकल नेचर। तो इससे एक्चुअली क्या निकल करके आ रहा है? इससे निकल करके आ रहा है कि वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। ये तो निकल करके आ रहा है, और वो होना भी चाहिए ना। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा उसकी पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा होगी। आप उस तरीके से देख लीजिए जो शिपिंग यार्ड्स के अंदर हैवी कंटेनर्स होते हैं, और जिसका मास बहुत कम होगा उसकी यही पार्टिकल नेचर रिलेटिवली कम हो जाएगी। आप सिंपल देखो, कोई बहुत ही लाइट वेट की बॉडी ले लो, उसके अंदर बहुत थोड़ा सा भी आप अगर फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे। एक कंटेनर ले लो, उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाते रहो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। मतलब वाइब्रेट तो करेगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा वाइब्रेट करता हुआ। राइट, तो वाइब्रेशन इज व्हाट? वाइब्रेशन इज ऑल अबाउट वेव। यही तो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हम। वाइब्रेशन ही तो वेव होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, आप जैसे ही यहाँ पे मास कम कर देते हो और एक पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करते हो तो बहुत हाई वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। दैट रिफ्लेक्ट्स कि उसकी वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा है। डुअल नेचर तो हर एक बॉडी की होती है। इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है यार, वाई आई एम सेइंग डुअल नेचर, दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। हर एक चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं मास है और वाइब्रेशन है। मास और वाइब्रेशन दोनों ही अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन प्रैक्टिकलिटी समझने के लिए बता रहा हूँ, ये रहा आपका पार्टिकल नेचर, ये रहा आपका वेव नेचर। राइट, तो डुअल नेचर तो हर एक चीज़ की होती है अगर आप प्रैक्टिकलिटी में ध्यान से देखोगे। बस इसके अंदर सिंपल सा फंडा ये होता है, आपको इतना सा देख करके जस्टिफाई करना होता है कि जिसका मास बहुत ज़्यादा होगा उसकी पार्टिकल नेचर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। राइट, और उसकी पार्टिकल नेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वेव नेचर डेफिनेटली कम हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन कम हो जाएंगे ना। अब एक कंटेनर के अंदर कैसे वाइब्रेशन जनरेट करूँ, बहुत मुश्किल काम है। तो डेफिनेटली उसकी वेव नेचर कम हो जाएगी। मास अगर बहुत कम होगा, एक बहुत ही लाइट बॉडी होगी, एक स्प्रिंग को ले लो, थोड़ा सा फोर्स लगाओ, काफ़ी हाई वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, तो उसकी वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा होगी। तो दैट्स व्हाट डी ब्रोगली सेड कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी को उसने जनरलाइज कर दिया। लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। यहाँ पे v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द वेव नेचर ऑफ दैट बॉडी। यहाँ पे लिख देते हैं कलर चेंज करके, लेट मी टेक रेड कलर। v इज ऑब्वियसली द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, m तो मास है ही उस पर्टिकुलर बॉडी का, लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद wave nature of that body। राइट, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। ये है पूरा का पूरा हिसाब किताब इसके अंदर। राइट, तो ये है बेसिकली डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जब क्वांटम मॉडल की स्टार्टिंग हुई, व्हेन वी स्टार्टेड, अभी डी ब्रोगली में वापस से इन सारी की सारी चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उसका मैथमेटिकल एनालिसिस है बेसिकली, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जब क्वांटम मॉडल की स्टार्ट हुई तो क्वांटम मॉडल में पूछा गया भैया इलेक्ट्रॉन क्या है। सिंपल सी चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, आप इलेक्ट्रॉन को छोड़िए, आप ऐसे देखिए, एक मैसिव
कंटेनर अगर मैं ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भैया इसकी नेचर क्या है, तो आप मुझे आंसर देंगे कि सर डुअल नेचर है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक मैसिव कंटेनर में ले लेता हूँ एंड देन इफ आई आस्क यू कि भाई मेरे को ये बताओ कि इसकी डोमिनेंट नेचर क्या है, डोमिनेंट नेचर या प्रैक्टिकल नेचर कि किस तरीके से रियल लाइफ फेनोमेनन्स में ये बिहेव करता है, तो आप ऑब्वियसली मुझे कहोगे सर पार्टिकल नेचर है, मास इतना ज़्यादा है, वेव नेचर तो इसका बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, राइट। मास बहुत ज़्यादा है ना इसका बेसिकली, दैट्स वाई। तो अगेन इन द सिमिलर फैशन इसीलिए तो डी ब्रोगली ने दिया था ना लैम्डा इक्वल टू h/mv, लैम्डा बढ़ेगा तो वेव नेचर बढ़ जाएगा और आपका ये मास बढ़ेगा तो पार्टिकल नेचर बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना दोनों एक दूसरे के। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे कि इलेक्ट्रॉन है, आप ध्यान से देखिए यार, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, विच इज़ टू स्मॉल। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की अगर वही नेचर पूछा जाए तो ऑब्वियसली डुअल होगी विदाउट एनी क्वेश्चन, लेकिन अगर इसकी आप डोमिनेंट नेचर की बात कर रहे हो तो फिर इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑफ वेव नेचर। पार्टिकल नहीं होता है, अभी बोर मॉडल में आप जो पढ़ते हो सर्कुलर ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ही माना गया, तो वही ड्रॉबैक है बेसिकली इसका। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज ओनली गोइंग टू बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर बोर मॉडल। हाँ भाई, तो डोमिनेंट नेचर बेसिकली इलेक्ट्रॉन का वेव है एंड रीजन ऑफ दैट इज अगेन वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड सिंप्लीफाइड। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कि रिलेटिवली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा कम है। एक सेकंड यार, गिव मी अ मोमेंट। या सॉरी, तो वी वर डिस्कसिंग कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी नेग्लिजिबल, 10⁻³ बहुत कम होता है। तो मास जितना कम होगा उतना पार्टिकल नेचर कम होगी और वेव नेचर इंक्रीज होती जाएगी। दैट इज द रीजन कि डोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी अ वेव। तो वो जो बोर मॉडल वगैरह था उसमें पार्टिकल मानते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट उसी हिसाब से होता है, तो वो सब बोर के ड्रॉबैक है बेसिकली। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इसलिए बोर मॉडल आगे फेल हो गया, तभी क्वांटम मॉडल आया था। क्वांटम मॉडल इज नोन एज मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली ये जो क्वांटम मॉडल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू बी अ वेव। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम वेव एज्यूम करते हैं, जो कि वो है भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। एंड नाउ वेव इज समथिंग विच इज रैंडमली मूविंग। वेव है जो रैंडमली मूविंग होती है। वेव इज समथिंग विच इज रैंडमली मूविंग, राइट। नाउ अब वेव तो रैंडमली मूविंग चीज़ होती है बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली अब क्वांटम मॉडल के अंदर क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं है। तो एक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और सर्कल बनाता है। यहाँ तो ये तो बेसिकली इस टाइप की एक वेव है इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बेसिकली कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई। उसी का अब मैंने स्टार्ट में आपको बॉक्स रिप्रेजेंटेशन जो बताना स्टार्ट किया था वो मैं बताता हूँ। बेसिकली 3 चीज़ें डिफाइन की गई। आप ये देखिए, एक बड़ा बॉक्स आप बना लीजिए। ये जो बड़ा बॉक्स है, सबसे बड़ा बॉक्स मान लो। लेट मी ड्रॉ अ फ्यू मोर बॉक्सेस। इसके अंदर एक और बॉक्स बनाइए। और इसके अंदर एक काम करता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ। इसके अंदर आप एक और बॉक्स बना दीजिए, राइट। नाउ ये सबसे बाहर वाला बॉक्स है, इसको मैं नाम दे दूंगा ऑर्बिट। फिर अंदर वाला जो बॉक्स है इसको मैं नाम दे दूंगा सब ऑर्बिट। और फिर इसको मैं नाम दे दूंगा ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं जनरली इसको एओ लिखूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिट या फिर शेल
या फिर एनर्जी लेवल, एक ही बात होती है। सब ऑर्बिट, ऑब्लिक, सब शेल, अगेन सेम चीज़ होती है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में यहाँ कहीं ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। अब अगर आप ब्रॉड लेवल में इस पिक्चर को देखेंगे, ये न्यूक्लियस के आसपास पहले सर्कुलर ऑर्बिट हुआ करता था। अब ये जो भी हैं ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, दीज आर ऑल 3D स्पेसेस, एस्टेरिक मार्क कर देता हूँ, 3D स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन वेव इज मूविंग। ये सारे के सारे 3 डायमेंशनल स्पेसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वेव मूव कर रही है। These are all 3D spaces where electron wave is moving. अब एक मिनट स्लाइड चेंज करने दो मुझे। अब since these are the 3D spaces where electron wave is moving in quantum model, तो बेसिकली अब क्या होता है, देयर वॉज समथिंग नोन एज, अब एक काम करते हैं, तुम एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें यहाँ तक हुआ, इसको मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। लेट मी स्टार्ट इट विद द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अब ये क्वांटम मॉडल थोड़ा डिटेल में अपने को अच्छे से पढ़ना है। लेट मी स्टार्ट इट विद द नेक्स्ट लेक्चर।